हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 जैक बोर्ड का ऑफिशियल पेपर। और ये हमारा ऑफिशियल प्रीवियस पेपर है और ये पेपर आपका सोशल साइंस का है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन में कि उस समय जो पेपर आया करता था अलग अलग भाग में हुआ करता था, जैसे 5 भाग में बटा हुआ रहता था। तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3, 4, 5, यानी उस समय हमारे पास सोशल साइंस के अंदर आपदा प्रबंधन वाली विषय डिजास्टर मैनेजमेंट भी हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब डिजास्टर मैनेजमेंट को हटा दिया गया है, लेकिन बाकी पेपर्स के पैटर्न में कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे आखिर सब्जेक्ट में दिया रहता है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, है ना। आप देख पा रहे होंगे आपका पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन का ईयर रहता है, रोल कोड रहता है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपको इसमें आपका रोल कोड के साथ साथ रोल नंबर का भी रहता है। देवनागरी लिख दिए, इसका मतलब है कि आपको हिंदी में आंसर राइटिंग करना होगा, है ना। अंदर में जनरली कोई देखता नहीं है, जो एग्जामिनर होते हैं आपका स्क्रिप्ट देखने के बाद वो लोग समझ जाएंगे कि इसके अंदर हिंदी मीडियम में लिखा हुआ होगा। तो इस बात का खास ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर शीट है, इस आंसर शीट को यहाँ पर शेयर करने का पर्पस ये है कि आपको बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि आखिर बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर कैसे पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस पेपर से भी हम लोग को बहुत सारे आइडिया लगता है और इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर भी देखेंगे और बहुत सारे मॉडल पेपर ऑलरेडी इस चैनल में अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, उससे पहले आप देखेंगे पेपर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ रहता है। जैसे आप मान लीजिए क्लियर यहाँ पे निर्देश है, कुछ निर्देश ऐसा रहता है जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, कुछ निर्देश ऐसा रहता है जो टीचर्स के लिए होता है। ठीक है, कुछ ऐसा रहता है जो परीक्षक के लिए रहता है। ठीक है, यानी जो कॉपी आपका देखेगा, चेक करेगा, मार्किंग करेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे ये हमारे पास प्रीवियस पेपर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रीवियस पेपर है। तो इसमें आप देख पाएंगे क्लियरली कि नंबर ऑफ क्वेश्चन उस समय हुआ करता था 33 आवर्स के हुआ करते थे, है ना। पेज की संख्या 32, फुल मार्क्स 80 और बाकी जो आपका 20 मार्क्स मिलता था वो मिलता था प्रैक्टिकल के लिए, है ना। ये आपका प्रैक्टिकल के लिए हुआ करता था और 80 मार्क्स सब्जेक्टिव हुआ करता था। ठीक है, अभी भी पैटर्न वैसा ही है, बस एसएसटी में इस बार पैटर्न ऐसा होने वाला है। हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2025 में जो पैटर्न हमारा होने वाला है 80 मार्क्स का ही रहेगा, लेकिन 80 मार्क्स में 30 मार्क्स एमसीक्यू होने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें देखेंगे 50 मार्क्स सब्जेक्टिव होंगे। तो दोनों मिलाकर टोटल आपका 80 मार्क्स ही होगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि आखिर 80 मार्क्स का जो पैटर्न है किस प्रकार से डिवाइडेड है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका इस बार भी आने वाले हैं 52, जिसमें आपके पास 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 30, 2 मार्क्स के लिए आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 3 मार्क्स के लिए आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और उसी प्रकार 5 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही पैटर्न जैसा कि मैथ में था, साइंस में था, सेम एज इट इज पैटर्न आपका एसएसटी में भी होने वाला है। इसके साथ साथ 2-2 क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में एडिशनल दिए रहेंगे। आपको 8 क्वेश्चन में से एनी 6 को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि पहले जो पेपर पूछे गए थे उस पेपर में क्या था और कितने कितने मार्क्स का था। तो पहले आप देखेंगे तो पहले हिस्ट्री 20 मार्क्स, ज्योग्राफी 18 मार्क्स, सिविक्स 18 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 16 मार्क्स और डिजास्टर मैनेजमेंट 8 मार्क्स का पूछा जाता था। इस प्रकार से टोटल 80 मार्क्स पूछे जाते थे। अब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पूछा जाता है एसएसटी पेपर के अंदर। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलेंगे कि पेपर बैलेंस होगा। तो ऑलमोस्ट आपका हर सेक्शन से 20 मार्क्स, है ना, हर सेक्शन से 20 मार्क्स आना लगभग तय है। और ये भी आप देख सकते हैं कि अगर 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो आपके पास सारे सेगमेंट से एक एक क्वेश्चन होगा, यानी इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। लॉन्ग आंसर भी सबसे मिनिमम एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, है ना। तो ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जहां से मतलब जो है ऐसे ही सवाल उठा दिए जाएंगे, वो आपका सारा सेगमेंट एक साथ मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर में भी आपके पास सारे पेपर में रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा,
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये सारे मिक्स रहेंगे। और आपका जो MCQ भी होने वाला है, तो आप ये मान कर चलिए कि अगर 30 क्वेश्चन अगर आने वाले हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन लगभग हर सेक्शन से आएंगे। सिविक्स से, ज्योग्राफी से लगभग किसी का 7, किसी का 8, किसी का 6, ऐसा करीब करीब होकर बैलेंस पेपर बनेगा और आपका वो 30 मार्क्स के लिए MCQ भी बनेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहले क्वेश्चन पूछा कैसा गया है और हम आंसर देते कैसे हैं। तो ये टॉपर का क्वेश्चन आंसर है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आप यहाँ बड़े आसानी से देख सकते हैं। इतिहास का प्रश्न है, निरंकुशवाद यानी अब्सोल्यूटिज्म, है ना। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप का है। अब ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। पहले 1 मार्क्स का पूछा गया था, अब MCQ का पैटर्न है, तो इस समय हम लोग को सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो 1 मार्क्स का नहीं बल्कि 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक, तो निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, तो कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो। अंकुश का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार का रोक टोक न हो, किसी प्रकार का लगाम न हो, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो, तो वैसे सरकार को क्या बोला जाता है, निरंकुशवाद सरकार कहा जाता है। ऐसी सरकारें क्या होती है, केंद्रीकृत होती है, सेंट्रलाइज्ड, और तानाशाही होती है। ठीक है, तथा सैन्य बल पर आधारित होती है, आर्मी रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे, निरंकुशवाद सरकार बोलेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 सवाल दिए गए हैं, आप दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। जैसे फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। इसका वर्ड लिमिट भी दिया हुआ है, 60 से 80 नंबर, 3 मार्क्स का सवाल है ये वाला, है ना। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि हनई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे, व्याख्या कीजिए। दोनों में से किसी एक का जवाब आप दे सकते हैं। आप हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मीडियम ऑफ राइटिंग क्या है ना। तो आप किसी एक का आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टॉपर्स ने जो आंसर लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित लिखा हुआ है, जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े थे क्लास 9 में, और राष्ट्रवाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो राष्ट्रवाद से संबंधित 10 क्लास में 2 चैप्टर हमारे पास है। ठीक है, एक हमारे पास है यूरोप वाला, है ना, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है वो चैप्टर हमारे पास है, और दूसरा भारत में राष्ट्रवाद हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, भारत में। तो ये दोनों चैप्टर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का, ज़्यादा सवाल इसी 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति का आंसर इस तरह से है। पहले कारण देख सकते हैं आप, सक्रिय नागरिक, है ना, सक्रिय नागरिकों द्वारा एक चुनी गई सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, उसके बाद राष्ट्र के नाम पर बहुत सारी स्तुतियाँ की गई, गुणगान किया गया, गीत वगैरह गाए गए, लिखे गए, इतिहासकारों ने वहाँ पे अलग अलग तरीके से, कवियों ने, संगीतकारों ने अपने अपने भाषा में अपने अपने भावनाएं को व्यक्त करने का प्रयास किया। फिर वहाँ का जो पेरिस शहर है, वहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषा थी फ्रेंच भाषा, उसको प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। ये आपका बदलाव है कुछ कुछ, है ना, ऐसे आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन, इतिहास चैप्टर 2 से पूछा गया है आपका सवाल, है ना, खिलाफत आंदोलन। ठीक, कि इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, या फिर आप राष्ट्रवाद के उदय की जो प्रक्रिया है उसमें उपनिवेशवाद कॉलोनियल सिस्टम के बारे में, है ना, उसमें उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, दोनों में से कोई आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेकेंड वाले का आंसर दिया गया है वियतनाम से संबंधित, और 3 मार्क्स के लिए कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका आंसर जो है टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर आप आंसर आप लिखते हैं, मतलब आप समझ जाइए कि आपका आंसर राइटिंग स्किल अच्छा है, और एग्जामिनर चाह कर भी मार्क्स वहाँ से नहीं काट सकता। ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उसी प्रकार 5 मार्क्स के लिए भी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे वीटो का अर्थ क्या है ना, व्हाट डू यू मीन बाय वीटो। और उसमें पूछा गया है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय यानी युद्ध के पश्चात, है ना, पोस्ट वार
आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स समझौता भी कहा जाता है, व्यवस्था भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। वीटो का तात्पर्य क्या है? एक तरीका से निषेध, है ना, निषेध एक तरह से क्या होता है? ये निषेध होता है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स अमेरिका के न्यू हैम्पशयरबर्ग में स्थित है। ये कहाँ पर है? न्यू हैम्पशयरबर्ग में स्थित है। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की विखंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 1944 में, है ना, 1944 में, ये सवाल आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ब्रेटन वुड्स समझौता तो कब हुआ? 1944 में। और ये समझौता कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ था। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है? इस समझौते के अंदर क्या कहा गया है? तो इसमें राष्ट्र संघ की दो महत्वपूर्ण संस्था के बारे में बात किया गया है। जैसे आप एक संस्था देखेंगे तो यहाँ पे नेशनल करेंसी फंड, है ना, राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा यहाँ पर है विश्व बैंक। आप चाहें तो एग्जामिनेशन में इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में अंडरलाइन से कर सकते हैं, उससे एग्जामिनर का जो नज़र होता है डायरेक्टली वहाँ पर जाएगा। ठीक है, एक प्रयास आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो बोलेंगे आप 1914 से 1918 के बीच, है ना, पहला विश्व युद्ध। आपसे पूछेगा दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो बोलेंगे 1939 से 1945 तक, है ना। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला विश्व युद्ध 14 से 18, दूसरा विश्व युद्ध 19 नहीं 39 से 45 तक हुआ था। ठीक है, अब हम लोग सवाल पर लौटते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में उत्पादन क्यों बढ़ा, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि इंग्लैंड में 19वीं सदी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए। चर्चा करना है, दोनों में से किसी एक का आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें जो पहले का आंसर दिया गया है कि विश्व युद्ध में जब भारत का औद्योगिक उत्पादन है वो क्यों बढ़ा, तो उसका कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका सबसे पहला कारण क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब ब्रिटेन में ऐसे कुछ उलझ हो गया था कि वहाँ पर उनका सारा जो ध्यान है अपने बचाव में लग गया था, और अब वह भारत में अपने माल का निर्यात नहीं कर सका, जिससे भारतीय उद्योग को पनपने का सुअवसर मिल गया। ठीक है, यानी वो लोग आपस में ही लगे रह गए, युद्ध में लगे रह गए, और भारत अपना धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाने में लगा रहा और उनका ध्यान इधर नहीं आ पाया, है ना। उसी प्रकार कह सकते हैं यहाँ पर कि इंग्लैंड की सभी कारखाने, है ना, सभी कारखाने निर्यात की चीज़ें बनाने के बजाय युद्ध की सामग्री बना रही थी। उनको निर्यात की सामान बनाने का समय नहीं मिला, वो सब क्या कर रहे थे? युद्ध से संबंधित सामग्री बना रही थी, है ना। इससे क्या हुआ कि जो भारत के उद्योग थे वो रातों रात, है ना, भारत के उद्योग जो थे रातों रात, मतलब एक तरीका से कह सकते हैं कि चमक गया, या कह सकते हैं कि यहाँ का भंडारण, यहाँ का बाजार आगे निकल गया, तो उद्योग को आगे निकलना लगभग तय था। तीसरे पॉइंट में देख सकते हैं कि भारतीय उद्योग सरकार द्वारा फौज की वर्दियाँ, बूट, टेंट इत्यादि बनाने के ऑर्डर मिले, तो उनमें नई जान आ गई, है ना। ठीक है, ये किसके द्वारा मिला था? भारतीय सरकार के द्वारा ऑर्डर मिला, तो इससे इंडस्ट्री को फायदा हुआ। ब्रिटेन को युद्ध में फंसा देकर नेताओं ने स्वदेशी कपड़ों पर बल दिया, है ना। स्वदेशी आंदोलन भी आप नाम सुने होंगे, यानी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, और अपना खुद का देश का, यानी अपने भारत के जो कपड़े हैं उनका खादी वस्त्र उद्योग का इस्तेमाल करना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर पड़ा, और उसी में ऑप्शन दिए गए आपके पास ये कि ब्रिटेन में आया सामाजिक बदलाव, जो वहाँ पे सोशल चेंज आया हुआ था, है ना, उसमें क्या क्या असर पड़ा। ठीक है, और ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, और दोनों में हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। दोनों में से जिसका आंसर आपको पसंद है या याद है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी से संबंधित पूछा गया है कि गरीब जनता पर, है ना, गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति यानी जो प्रिंट कल्चर था उसका क्या असर पड़ा। तो आप देख सकते हैं क्या क्या असर पड़ा है। तो पहले पॉइंट देख सकते हैं, लोगों को किताबें आसानी से मिलने लगी, पहला। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हुआ कि इसके कारण किताब और जो पत्रिकाएं थी, वहाँ पर जो किताबें थी और पत्रिकाएं थी उनका कीमत कम हो गया, जिससे गरीब जनता भी खरीद सकती थी और आराम से
पढ़ सकती थी। ठीक है, फिर हम क्या देख सकते हैं कि कई लोगों को, है ना, कई लोगों को वहाँ पे क्या होता था, छापखाने में काम भी मिल गया, यानी रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो गए। ठीक है, रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो गए। उसके बाद देख सकते हैं कि लोगों में बहुत सारा सुधार आया, लोगों का जो जीवन शैली है उसमें बहुत सारा सुधार आया। जब लोग समय के साथ पुस्तकें पढ़ने लगे, पत्र पत्रिका पढ़ने लगे, तो उनको पढ़ने के बाद लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा बदला पहले से। और क्या बदलाव देख सकते हैं आप, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि भाषा, है ना, भाषाई अखबारों के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना आ गई, लोगों के मन में नेशनलिटी का भाव पैदा होने लगा, नेशनलिज्म के भाव पैदा होने लगा, जिसको आप हिंदी में राष्ट्रवाद भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलते हैं, यानी नेशनलिज्म की भावना यहाँ पर आने लगा। ठीक है, आप देखेंगे 6th पॉइंट में कि पत्र पत्रिका के माध्यम से लोगों को सामाजिक कुरीतियों, है ना, जो सामाजिक ढांचा होता है पहले क्या बुराइयां, उससे एवं सांस्कृतिक एवं विकृत मानसिकता या उस तरह के जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस आने लगा, यानी कि जागरूकता आने लगा। ठीक है, उसी प्रकार आप पॉइंट देख सकते हैं 7th। ठीक है, कविताओं के माध्यम से भी गरीब जनता में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की गई। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मानचित्र में आपको दिखाना है, यहाँ पर किसको दिखाना है, लंदन और यूरोप को दिखाना है। ठीक है, लंदन को भी दिखाना है और यूरोप को दिखाना है। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी आप देख सकते हैं, ये आपका नक्शा रहा, और इस नक्शा में देख सकते हैं पर ग्लोबल नक्शा है आपका। ठीक है, ये कैसा नक्शा है, ग्लोबल नक्शा है। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर भारत, यहाँ पे देखिए आप, है ना, भारत के साथ श्रीलंका भी लगा हुआ है। अब भारत से आप देखिए यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर यूरोप है और ये लंदन है, इसको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो कह सकते हैं यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल, है ना। लौह अयस्क क्या है, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि एक बार अगर खत्म हो गया तो दोबारा बनने में इसको काफ़ी सारा समय लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि आप बताइए कि ये किस प्रकार का कृषि प्रणाली है, जिसमें क्या होता है कि एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है ना। एक ही फसल को जब लंबे चौड़े जगह में या क्षेत्र में उगाई जाती है तो इसको हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। क्या बोलेंगे, रोपण कृषि। तो रोपण कृषि का कॉमन एग्जाम्पल इंडिया में कौन सा है, गेहूं है ना। रोपण कृषि का सबसे बड़ा कॉमन एग्जाम्पल में गेहूं आता है, धान वगैरह को भी ले सकते हैं। ठीक है, चावल, और इंग्लिश में भी देख सकते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कृषि से संबंधित ये सवाल था। नेक्स्ट आपके पास ये जो चैप्टर है ये आपका खनिज पदार्थ वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित है कि झारखंड में कोडरमा किसके लिए, अभ्रक के लिए, है ना। कोडरमा किसके लिए, अभ्रक के लिए फेमस है। अभ्रक सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, तो कोडरमा जिला में। और झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड प्रसिद्ध है कोयला के लिए भी। ठीक है, कोयला, धनबाद, झरिया, झारखंड में कोयला कहाँ पर है, धनबाद, झरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला की मात्रा अभी भी पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं हमारे झारखंड में एक जगह है जमशेदपुर जादूगोड़ा। ठीक है, जमशेदपुर का जादूगोड़ा। ठीक है, वहाँ पर यूरेनियम है, वहाँ पर क्या है, यूरेनियम वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पर कंपनी भी है, एक सरकारी कंपनी यूसीएल, है ना, यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का, यूसीएल शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग उसको। यूरेनियम से रिलेटेड वहाँ पे कंपनी भी है, गवर्नमेंट कंपनी। तो जादूगोड़ा किस लिए फेमस है आपका, तो बोलेंगे यूरेनियम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग देखते चल रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, और ये सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, है ना, इसका क्या असर पड़ता है, इंडस्ट्री का हमारे इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका उद्योग से संबंधित हो गया,
विनिर्माण वाली चैप्टर से आपका है। और ये जो आपके पास दिया हुआ है लाइफलाइन से संबंधित आपका ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर से, ठीक है, ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर से ये सवाल पूछे गए हैं, परिवहन तथा संचार वाला, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहला है वायु प्रदूषण। आप ऐसे टू द पॉइंट लिखेंगे वायु प्रदूषण, फिर आप लिखेंगे जल प्रदूषण, फिर आप लिख सकते हैं मृदा प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण, ऐसा तो बहुत सारे हैं। फिर आप लिख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो बहुत सारे ऐसे प्रदूषण के प्रकार हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं है। तो टू द पॉइंट आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो पहला कारण आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो वायु प्रदूषण। दूसरा आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, जल प्रदूषण। और उसी प्रकार से आप लिखेंगे फिर भूमि क्षरण, है ना, मृदा का जो भी हमारे पास क्षरण होता है ये लिख सकते हैं। फिर आप ध्वनि प्रदूषण लिख सकते हैं, ठीक है। तो टू द पॉइंट आपका आंसर रहेगा, मार्क्स मिल जाएंगे। तो इससे आपका क्या होगा कि एक आइडिया भी मिल जाएगा कि पेपर ऐसे ही आते हैं, लिखा कैसे जाता है ये भी आइडिया मिल जाएगा, और साथ ही साथ प्रीवियस पेपर्स का रिवीजन भी हो जाएगा जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अब अगला सवाल देखिए, ज्योग्राफी से पूछा गया है ना। ज्योग्राफी में चैप्टर का नाम है वाटर। उसमें पूछा गया है वाटर स्कार्सिटी क्या होता है और इसका कारण क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे जल दुर्लभता, उसके बाद इसका कारण लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जल दुर्लभता के बहुत सारे कारण भी है। और जल दुर्लभता का मतलब होता है कि अगर पानी जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दुरुपयोग किया जाएगा तो इसका जो है हम लोग कमी कहीं कहीं पे झेल सकते हैं, यानी समय पे हम लोग को पानी नहीं मिल पाएगा। जैसे इसके कई कारण हैं, असमान वितरण, अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में वर्षा होती है। फिर अत्यधिक मांग, कहीं पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे इसका मिसयूज ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये सब कारण है जिसके वजह से ये दुर्लभ होता जा रहा है, ठीक है। यानी पीने योग्य पानी जिसको हम लोग ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं या फिर पोर्टेबल वाटर कहते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर बोलेंगे या फिर पोर्टेबल वाटर कहते हैं। तो ये सारे जो हमारे पास है इनकी मात्रा कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे कारण देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, इसका वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ। एक हमारे पास कारण ये है जल दुर्लभता का। पहला कारण हमारे पास ये हो गया, वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ, अलग अलग विधियाँ अलग अलग जगह पे चलाई जाती हैं, ठीक है, जिसका हम लोग केवल 8.5% ही उपयोग कर पाते हैं। वर्षा का जल ज़्यादा से ज़्यादा बहकर चला जाता है समुद्र में और हम लोग करीब 8.5% इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा कारण है जल दुर्लभता का जनसंख्या। आबादी बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति जल की जो उपलब्धता उसमें कमी आ रही है, ठीक है। तो एक कारण ये भी हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे तीसरी पॉइंट में, तो इसका कारण क्या है, तो तीसरा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि लगातार बढ़ते हुए उद्योग, है ना, इसके कारण जल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और कहीं कहीं पे दुरुपयोग भी हो रहा है। उसके बाद भौम जल का स्तर नीचे चला जाना, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर टेबल, है ना, ग्राउंड वाटर टेबल GWT, ठीक है। तो एक कारण आपका ये भी हो सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर कारण हो सकता है जल का दुरुपयोग। उसके बाद प्रदूषण से नदियों का जल भी अब उपयोग में लाया नहीं जा पा रहा है, तो प्रदूषण भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है, या फिर चावल की खेती के लिए, है ना, उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करेंगे। तो हमने क्लास में आपको बताया हुआ है कि ये चावल के जगह पर गेहूं भी पूछ सकता है, ठीक है, चावल के जगह पर गेहूं भी पूछ सकता है, कपास भी पूछ सकता है ना, चाय भी पूछ सकता है और गन्ना भी पूछ सकता है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये संभावित प्रश्न हो सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि चावल के बदले गेहूं, कपास और आप देख सकते हैं चाय, गन्ना, इस तरह के सवाल लगभग ज़्यादा पूछने के संभावनाएं हैं। तो कम से कम उतना हम लोग को समझ में आना चाहिए जितना हमसे पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर भी।
प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग निम्न प्रकार से हुआ है। इसमें आप पहला पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पर, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु हमारी कोई ना कोई आवश्यकता को अवश्य संतुष्ट करती है। ठीक है, तो इनका प्रयोग में वृद्धि तो होना तय है, यानी कि अधिक दोहन होने की भी संभावना है। अगर सारे वस्तु हमारी आवश्यकता के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका मतलब इसका प्रयोग में वृद्धि हो रहा है, और जब अधिक वृद्धि होगा तो इसका दोहन होने के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लोग देख सकते हैं प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास एक दूसरे पर संबंधित होते हैं, यानी इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, तो जिसके कारण भी संसाधन का अत्यधिक उपभोग हो जाता है। उसके साथ हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी देश में टेक्नोलॉजी जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ का जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, ताकि वहाँ का जो मानव की आवश्यकता है बड़े आसानी से पूरा हो सके। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ आंसर यहाँ पे देने पड़ते हैं टू द पॉइंट। आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग को टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है ना। अब फिर देखिए, भारत का मानचित्र में आपको दिखाना है थार। तो थार कहाँ पे है? थार आप कहेंगे राजस्थान में है। थार कहाँ पर है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान में, उसका नाम है थार। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हमसे पूछेगा कि अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है, ठीक है, अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है? सहारा। वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट में आता है। ठीक है, सबसे बड़ा डेजर्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल में आता है। ठीक है, तो पूरे दुनिया में हमसे पूछेगा कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो बोलेंगे सहारा। अब अगर पूरे भारत में बोलेगा तो बोलेंगे राजस्थान का थार मरुस्थल। ठीक है, तो हम लोग को इसको क्या करना है? दिखाना है मानचित्र में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं उसका पिक्चर। और पिक्चर में हम लोग देखें यहाँ पे थार डेजर्ट को दिखाया गया है, पूर्वी तटीय मैदान को भी दिखाया गया है। ठीक है, इससे संबंधित और भी सवाल हमारे पास है। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगला सेक्शन हमारे पास आ चुका है, सिविक्स का सेक्शन है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से किसकी स्थिति में सुधार हुआ है, तो बोलेंगे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि पुरुष का स्थिति लगभग तब भी ठीक ठाक था, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर भी खाली स्थान हम लोग को भर देना है, तो हम लोग यहाँ भरेंगे। इसमें पूछा गया है ऑप्शन के साथ में, ठीक है, कि विभिन्न धर्म से निकले विचार, आदर्श और मूल्य, है ना, इसमें किसका भूमिका निभा सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे राजनीति में। ठीक है, किसमें? राजनीति में। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें है कि भारत में विधायिका में महिलाओं का अनुपात बहुत ही क्या है? कम है। हालांकि 33% इनका होना चाहिए था, लेकिन इनकी अनुपात अभी भी बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, सोशल डिवीजन, है ना, सोशल डिवीजन, ये किस प्रकार से राजनीति यानी पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं, उदाहरण भी हम लोग को देना है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ निम्नलिखित कारण है जिसके वजह से प्रभावित किया जा सकता है। हम लोग को पता है हमारा जो देश है भारत, वो बहुत ही विशाल देश है। यहाँ अलग अलग तरह से लोग बटे हुए रहते हैं, सामाजिक अंतर पाया जाता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, जाति के आधार पर बटे हुए हैं लोग, है ना, धर्म जाति समाज इस तरह से बटे हुए हैं, अलग अलग गुट, अलग अलग समाज, अलग अलग दल में बटे हुए हैं। तो ये सब विभिन्नताएं हमारे पास है, इससे भी राजनीति में प्रभाव तो पड़ता ही है। कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग सिख हैं, कुछ लोग बहुजन हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं, तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टी से संबंधित हैं, है ना। जैसे आमतौर पे देखा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादातर हिंदू लोग ही जुड़ते हैं। तो ये सब कुछ कारण हो सकता है। उसके साथ हम लोग कह सकते हैं कि राजनीति में प्रभावित होने के लिए नेता का समुदाय भी मायने रखता है। मतलब नेता जिस धर्म का होगा, जिस जाति का होगा, उसका असर तो उसमें पड़ ही जाता है। ठीक है, जातिगत आधार पर भी यहाँ पे राजनीति हो जाता है, और उस जगह पर संविधान भी कोई खास रोल प्ले नहीं कर पाता है
हालांकि जातिगत भेदभाव करना भी उचित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं बड़ा ही क्लियर तरीका से। उसके बाद यहाँ पे देखिए श्रीलंका और बेल्जियम वाले चैप्टर से आ गया सत्ता की साझेदारी। सिविक्स का आपका पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी क्या है, इसकी व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है श्रीलंका में वो किस प्रकार से थी। और ये श्रीलंका अगर ना पूछता तो हो सकता है आपसे बेल्जियम पूछ देता। ठीक है, अगर श्रीलंका अगर ना पूछता तो क्या पूछ देता, बेल्जियम। तो बेल्जियम का मॉडल या श्रीलंका की मॉडल या कभी कभी ब्रिटेन का भी मॉडल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस बात का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा सवाल हमारे पास दिया गया है संघवाद से। ठीक है, दूसरा सवाल है संघवाद, यानी कि फेडरलिज्म। इंडिया में फेडरलिज्म की व्यवस्था है, तो इसके क्या क्या मतलब क्या क्या इसका व्यवस्थाएं हैं, विशेषताएं क्या है, हम लोग को ये बताना है। ठीक है, व्यवस्था जो है हमारे पास उसकी विशेषता बताना है। ठीक है, तो हमने क्लासेस में काफ़ी अच्छे तरीका से चैप्टर्स को डिस्कस किया हुआ भी है। तो आप यहाँ पे कुछ विशेषता देख सकते हैं, जैसे शक्ति का बंटवारा किया गया अलग अलग कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में किया गया है। इनको हम लोग क्षैतिज कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्षैतिज। विधायिका भी है, मतलब ये हमारे पास ऑर्गन ऑफ स्टेट हैं। ये सब के सब क्या सरकार के अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सरकार के अंग कहलाते हैं। चाहे वो विधायिका है, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो कार्यपालिका है। विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। ठीक है, तो इनका बंटवारा भी अलग अलग तरीका से किया जाता है। उसी प्रकार से सरकार को अलग अलग स्तर में भी बांटा जाता है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऊर्ध्वाधर वितरण। जैसे मान लीजिए कोई सरकार स्थानीय है, कोई सरकार केंद्रीय है, कोई सरकार लोकल है, इस तरह से भी बंटवारा किया जाता है। तो इस तरह के बंटवारा को हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ दबाव समूह और राजनीतिक दल से संबंधित है, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, इससे संबंधित है। और उसके बाद है कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने का सुझाव देना है। यानी ये जनरल क्वेश्चन हो गया, हमें अपने सोच सूझबूझ के आधार पर इसका आंसर देना पड़ता है ना। तो हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं कि दबाव समूह क्या होता है, राजनीतिक दल क्या होती है, इनके बारे में अंतर लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दबाव समूह। दबाव समूह क्या होता है, तो एक छोटा संगठन होता है, जबकि राजनीतिक दल क्या है, बड़ा संगठन है। राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि आपका मान लीजिए बीजेपी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, है ना, आम आदमी पार्टी भी हो गया। इस तरह से बहुत सारे पार्टीज हैं। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे होते हैं जो नेशनल हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे होते हैं जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं, है ना। तो हम लोग ये बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये अंतर हुआ। उसके बाद अंतर और क्या हो सकता है कि दबाव समूह एक अराजनीतिक संगठन है, यानी वो पॉलिटिकल नहीं होता है। ठीक है, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो राजनीतिक संगठन नहीं है बल्कि अराजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल। जबकि राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक संगठन होता है। दबाव समूह क्या करता है, अपने हित अपने भलाई के लिए बात करेगा, अपने मांग के लिए बात करेगा, है ना। जबकि राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना, यानी पावर में आ जाना। सत्ता प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, पावर में आ जाता है। तो वैसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आ जाती है उसको हम लोग पार्टी इन पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टी इन पावर, पार्टी इन पावर। ठीक है, यानी सत्ताधारी पार्टी, है ना, सत्ताधारी दल। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सत्ताधारी दल हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस प्रकार से कुछ और भी पॉइंट हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर, दबाव समूह और राजनीतिक दल के अंतर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, राजनीतिक दल आमतौर पे चुनाव लड़ती है, जबकि दबाव समूह आमतौर पे चुनाव नहीं लड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आय की असमानता को कम नहीं कर सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे
कि इसका आंसर हम लोग को लॉन्ग आंसर फॉर्म में देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करना है, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग बड़े ही आसानी से अपने हिसाब से कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आप दे सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकार निम्नलिखित हैं, जैसे समानता का अधिकार। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार भी है ना, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरह से सब संबंधित हैं। आप अलग अलग तरीके से इसको कह सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह हमारे पास मिले हुए हैं। तो ये कुछ लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जिसमें आपका इम्पॉर्टेंट है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता, यानी आप जो भी धर्म को मानते हो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपको अपनी धर्म अपने इच्छा अनुसार चुनने की आज़ादी है, अपनाने की आज़ादी है। आप चाहे तो हिंदू धर्म मानिए, आप चाहे तो मुसलमान धर्म मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पर नागरिक अधिकार दिया गया है। फिर है सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें होता क्या है कि 18 वर्ष है ना, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र होने के बाद आप अपने मत का प्रयोग करने के लायक बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये हमारा तीसरा सेक्शन है। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया, अब तक हम लोग जो है हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद हमने सिविक्स देखा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इकोनॉमिक्स देखेंगे कि आखिर इसमें से किस तरह से पेपर पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि पूरे देश की जो कुल है ना, पूरे देश की जो कुल आय होती है, कुल आय, उसको किससे डिवाइड किया जाता है, जनसंख्या से। पूरे देश की जो जनसंख्या होती है ना, पूरे देश का जो पॉपुलेशन होता है, उससे उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्रति व्यक्ति आय, या इसी को हम लोग एवरेज इनकम भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम यानी औसत आय। एवरेज इनकम हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम लोग औसत आय, औसत आय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है भारत में उपभोक्ता आंदोलन। ये आपका देखिए इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है ना, इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, कंज्यूमर राइट। उस चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है, कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई। तो ऑब्जेक्टिव में एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे संबंधित एक कानून भी बना हुआ है ना। हालांकि इसका शुरुआत जो है दोस्तों, इसका शुरुआत है 1960 के दशक में ही हो गया था, ठीक है। जो भारत में उपभोक्ता आंदोलन है उसका शुरुआत करीब करीब 1960 के दशक में ही हो गया था। इसके कई कारण भी थे और बाद में इससे संबंधित कानून भी बना, ठीक है। इससे संबंधित कानून बना जिसको हम लोग 1986 मानते हैं कि 1986 में इस कानून को बनाया गया है, जिसको हम लोग कोपरा कहते हैं। क्या बोलेंगे, कोपरा, ठीक है, कोपरा। इसका मीनिंग क्या होता है, तो बोलेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब पारित किया गया था, 1986 में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल में यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोपरा यानी कि कंज्यूमर, CO क्या होता है, CO से कोपरा, PR प्रोटेक्शन और A फॉर एक्ट, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया हुआ था, ठीक है, कंज्यूमर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, तो बोलेगा 1986 में। तो कुछ कारण हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे पास महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पे जमाखोरी है, खदानों की कमी है, खाद्य पदार्थों की कमी है, कालाबाजारी है, मिलावट होता है हमारे खाद्य पदार्थों में। ये सब कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसके वजह से इसकी शुरुआत 1960 में किया गया था, ठीक है। और इसको जागरूक और सफल बनाने के लिए, है ना, जो उत्पादक हैं उनसे संबंधित, दुकानदार है उनसे संबंधित ये सारी जानकारियाँ उपभोक्ताओं को दिया जाने लगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे उस समय लोग क्या करता था
कि उपभोक्ताओं के जीवन के साथ, है ना, वो लोग खिलवाड़ करता था। बहुत सारे जो उत्पादक लोग होते थे या जो दुकानदार होते थे, वो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के जीवन के साथ करते थे। जैसे तेल सामान हो गया, घी हो गया, खोया, सोया, मसाला, नमक, बहुत सारे पदार्थ हो सकता है जिसमें मिलावट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उसके अलावा वो लोग सामान का अत्यधिक कीमत भी ले लेता था। ठीक है, मतलब जो सामान 100 रुपये का है, हो सकता है कि उस सामान का वो लोग 200 रुपये भी आपसे मांग ले, 120 रुपये भी मांग ले, 150 भी मांग ले, ऐसा भी होता था। और कई दफ़ा क्या होता था कि आपको पर केजी के हिसाब से, पर केजी का मतलब क्या होता है कि आपको 100 नहीं 1000 ग्राम, है ना, पर केजी यानी 1 केजी, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। तो हो सकता है 1 केजी के बदले मान लीजिए आपसे कुछ पैसा ले लिया गया 100 रुपये। ठीक है, तो हो सकता है दाम 100 रुपये वो सही ले रहा हो, लेकिन वजन कई दफ़ा वो क्या देगा आपको, 950 ग्राम दे सकता है। यानी पूरा पैसा लेने के बाद देना कितना चाहिए था, 1 केजी यानी 1000 ग्राम, लेकिन देता कितना है, 950 ग्राम। तो वजन में भी वो लोग गड़बड़ी कर सकता है। तो ये सारे के सारे एक तरीका से कंज्यूमर के साथ, उपभोक्ता के साथ खिलवाड़ है, शोषण है। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों से यहाँ पर शुरुआत किया गया था। किस चीज़ का शुरुआत किया गया था, तो बोलेंगे कंज्यूमर से संबंधित जो आंदोलन है उसका शुरुआत किया गया था। तो हमने अभी आपको बताया कि भारत सरकार ने, है ना, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। कब बनाया, 1986 में बनाया। कितना में बनाया, 1986 में। नाम क्या था, कोपरा, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक है ना, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 से आया हुआ सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए जो सर्विस सेक्टर है, यानी जो टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर का एक दूसरा नाम भी है ना, ठीक है, टर्सरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर, ये आपका टर्सरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, उसी प्रकार से प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलेंगे, प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, प्राइमरी क्षेत्रक या प्राइमरी सेक्टर, तो इसको हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि बताइए तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से कैसे भिन्न है, यानी टर्सरी सेक्टर कैसे डिफरेंट है बाकी दूसरे सेक्टर से, हमें बताना है। ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है। पहले ये 4 मार्क्स में पूछे जाते थे, अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये आर्थिक गतिविधियां है ना, जिसमें सेवा मतलब ऐसी आर्थिक गतिविधियां, ये आपका परिभाषा है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, परिभाषा। ठीक है, कि वैसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें क्या होता है, सेवा। ठीक है, उद्योग को चलाने के लिए सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, परिवहन। जैसे मान लीजिए कोई टीचिंग हो गया, अस्पताल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल, ये सब क्या देते हैं, सेवाएं देती हैं। कॉलेज हो गया, ठीक है, ये क्या है, कॉलेज हो गया। फिर मान के चलिए आपका बैंक है, ठीक है, बैंक है, ये सारे के सारे क्या है, सेवाएं देती हैं। ठीक है, स्कूल वगैरह भी इसी में आ जाएगा, है ना, मतलब जो भी आपको सेवा देती हैं वो सारे के सारे सेवा क्षेत्रक यानी कि टर्सरी सेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधि को 3 भाग में बांटा गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि को कितना भाग में बांटा गया है, 3 भाग में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बांटा गया है। लेकिन तृतीयक क्षेत्र में होता क्या है कि किसी भी प्रकार का वस्तु का कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता है, उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पे क्या किया जाता है, तो तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का सृजन किया जाता है ना, सेवा का उत्पादन किया जाता है, सर्विस दिया जाता है। यही कारण है कि इसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब लोग देखते हैं, इसको समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे आप मान लीजिए गन्ने का उत्पादन करते हैं, तो गन्ना का उत्पादन अपने आप में क्या है, ये आपका गन्ना का जो उत्पादन होता है ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक है।
क्योंकि गन्ना का उत्पादन डायरेक्ट कहाँ हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन, है ना, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के बाद किया जाता है। लेकिन यही गन्ना का अब मान के चलिए मिल में चला जाता है, शुगर मिल में, तो वहाँ पे क्या होगा, इससे चीनी बनाया जाएंगे, गुड़ बनाया जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, द्वितीयक क्षेत्रक। इसमें प्राथमिक उत्पाद का प्रयोग किया जाएगा और इससे भी मूल्यवान वस्तु तैयार किया जाएगा। तो ये क्या है, द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण हो गया। यानी गन्ना से चीनी बनना, ठीक है, गन्ना से चीनी बनना की जो प्रक्रिया है ये आपका द्वितीयक क्षेत्रक यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछेगा तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है, क्या पूछेगा, तृतीयक क्षेत्रक, तो चीनी को भंडारित करना, इन्हें स्टोर करके रखना, उसे अलग अलग जगहों तक पहुंचाना, है ना, फसल उत्पादन के लिए ऋण उपलब्ध कराना। जैसे हमने आपको बताया अभी कि बैंक है हमारा टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल, तो बैंक क्या करती है, हमें लोन प्रोवाइड भी करती है। ऋण का मतलब क्या होता है, लोन, ठीक है, ये भी उपलब्ध कराती है। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएगा, तो ये सारी गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका इकोनॉमिक्स का मुद्रा एवं साख से संबंधित है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, आप ध्यान से देखेंगे कि कुछ कारण बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि जो कुछ बैंक होते हैं वो कर्जदार को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे रीजन आपको बताना है जिसके वजह से कुछ जो बैंक होते हैं उनकी इच्छाएं नहीं होती हैं कि वो कर्ज दें। तो हो सकता है उन पे उसको भरोसा ना रहता हो, कई कारण हो सकते हैं, तो वही कारण हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला कारण क्या हो सकता है कि अपनी आय का प्रमाण नहीं दे पाते। मतलब इनकम क्या है, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए बैंक आपको यहाँ पर क्या करती है, पैसे देती है, लेकिन किस आधार पे पैसे देगी, कैसे मानेगी कि आप उसका पैसा वापस सुरक्षित ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग ऋणाधार नहीं दे पाते, है ना। उसके साथ साथ क्या करते हैं, नौकरी का जो ब्यौरा होता है, डिटेल, सैलरी स्लिप मांगा जाता है। जो लोग नौकरी वाले लोग होते हैं उनसे सैलरी स्लिप मांगा जाता है लास्ट 1 या 2 मंथ का, है ना। चलिए तो एक ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग अपने भूमि, जमीन वगैरह संपत्ति का डिटेल भी नहीं दे पाते। जैसे भूमि हो गया, पशु हो गया, संपत्ति हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ऋणाधार हैं। क्या है, ऋणाधार, यानी कि ऋण लेने का जो आधार है ना, जो गारंटी है, ठीक है, ये हमारे एक तरह से क्या है, गारंटी है कि अगर आप टाइम पर मान लीजिए लोन नहीं चुकाते हैं तो आपका भूमि, आपका पशु, आपका संपत्ति को सीज कर लिया जाएगा और उसको नीलामी करने के बाद आपका पैसा को वसूली किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ऋणाधार है, ठीक है। तो ये वो लोग नहीं दे पाते, इस वजह से भी बैंक लोन नहीं देना चाहती है। नेक्स्ट आप पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कुछ कर्जदार हैं वो गारंटी देने वाले लोग को नहीं ला पाते। यानी कि आप अगर पैसा नहीं चुका पाएंगे तो आपके बदले जो गारंटर होता है वो पैसा चुका सके, ऐसा कोई आदमी अगर है आपके पास तो बैंक फिर उसके भरोसा पर आपको लोन दे सकती है। कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं, जैसे मान के चलिए अभी सरकारी बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, पीएसयू बैंक भी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट वाले, तो अलग अलग बैंक होते हैं। तो आमतौर पे देखा गया है कि जो निजी बैंक होते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है, लाभ कमाना, सेवा का सृजन करना, ठीक है। ये तो मात्र एक बहाना है उनके लिए, ठीक है, ये सेवा का सृजन नहीं, बल्कि मेन उनका मकसद क्या होता है, प्राइवेट बैंक वालों का लाभ कमाना, ठीक है। इसलिए वो लोग क्या करती है, अधिकतर ऋण देती है। क्योंकि जब तक, देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा कि बैंक का जो इनकम होता है, ठीक है ना, बैंक का जो इनकम है, आय है, उसका मुख्य स्रोत क्या है, ऋण है। अगर बैंक ऋण नहीं देगी तो वो क्या करेगी, सारे पैसा जब जमा उसके पास रहेंगे, उस पैसा का इस्तेमाल वो ऋण के रूप में नहीं करेगी तो उनको मुनाफा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो बैंक का मेन काम हमारा क्या होता है, तो ऋण प्रोवाइड करना, लोन देना, ठीक है। हम लोग जो पैसा जमा करते हैं वहाँ पर वो जमा पूंजी के रूप में अपने पास नहीं रखेंगे, उसका मात्र 15% पैसा कैश के रूप में वो लोग रखते हैं और बाकी 85% पैसा कहाँ चला जाता है, लोन देने के लिए, ज़रूरतमंद लोगों को लोन देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, तो बोलेंगे कि 85% पैसा वो लोग लोन देने में यूज करता है, जबकि 15% जो पैसा होता है वो अपने पास कैश के रूप में रख सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या फिर आपका वो प्राइवेट बैंक हो।
और इन सारे बैंकों का जो रेगुलेशन करता है उस बैंक का नाम है आरबीआई। ठीक है, उस बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। तो आरबीआई का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, करीब करीब 1934 से 35 के आसपास, है ना, 1934 से 35 के आसपास इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अब लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी से संबंधित हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देख लीजिए एमएनसी का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी वैसी कंपनियां जिसको हम लोग हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती हैं। ठीक है, मतलब एक देश से दूसरे देश में भी ये सारी कंपनियां अपना कारोबार करती हैं, इनको क्या बोला जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। तो सवाल ये है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन का नियंत्रण स्थापित करती हैं, है ना? तो इसका हम लोग आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, इसको हम देख सकते हैं पहला कारण के रूप में कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं उन क्षेत्र में अपना उद्योग या उन क्षेत्र में अपना सेंटर खोलती हैं जहाँ पर बाजार नज़दीक होना चाहिए, जहाँ कुशल यानी स्किल्ड लेबर मिले, कुछ अनस्किल्ड लेबर भी मिले। ठीक है, ये पॉइंट देखा जाता है। उसके अलावा उन क्षेत्र में क्या होता है? उत्पादन केंद्र खोलती है जहाँ पर उत्पादन के लिए साधन मौजूद हों, जैसे अच्छी सड़कें होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर इसके अलावा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, इस तरह से होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या होता है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा पदार्थ होता है, अगर उत्पादन से संबंधित कंपनियां हैं तो वहाँ पे कच्चा माल, कच्चा पदार्थ की उपलब्धता बड़े ही सस्ते दाम में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है उस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, ऐसी कंपनियों में क्या होता है कि उन राज्य में ज़्यादातर स्थापित करती हैं ये जहाँ पर उनको स्थानीय सरकारें उनका ख्याल रख सके, जो लोकल गवर्नमेंट वहाँ पर उनका ख्याल रख सके, और साथ ही साथ उन्हें इस लायक समझे, इस योग्य समझे, है ना, उनका अनुभव का फायदा ले और साथ मिलकर काम करें। और वहाँ जो कंपनियाँ होती हैं वह स्थानीय कंपनियों को भी खरीद लेती हैं ताकि उनका उत्पाद में सहायता हो सकेगा। ठीक है, तो ये सारी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हम लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ और भी पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां से संबंधित। किसमें क्या होता है कि भूमि, भवन, मशीन आदि के जो कपड़े आदि के मतलब रूप हैं, उस रूप में क्या होता है? धन को निवेश किया जा सकता है और उत्पादन पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। और भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है कि छोटे छोटे कंपनियों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं तथा उसे अपने ब्रांड के नाम पर बेच देती है। तो ये कुछ काम है ऐसा ये मल्टीनेशनल कंपनी का, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास आपदा प्रबंधन है, लेकिन हम लोग इसको अभी कवर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि 2025 का बोर्ड एग्जाम में ये हम लोग से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए कि 20x4 80 है ना, 20x4 80 मार्क्स में 4 सेगमेंट पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें हमसे ये नहीं पूछा जाएगा, हमसे क्या पूछा जाएगा? हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, सिविक्स पूछा जाएगा और इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर करेंगे, और अगर आपको हमारे चैनल से कनेक्ट रहना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, बाकी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका कमेंट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इस तरह से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।